हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी के स्फीयर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीटेट का नेक्स्ट जो लेक्चर था वो मैंने जो कहा था आपसे कि मैं केमिस्ट्री का एक लेक्चर पहले बना चुका हूं, उसके बाद फिजिक्स का बना चुका हूं। अब सीटेट के लिए बायोलॉजी का लेक्चर बनाने जा रहा हूं। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और आप इसको ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे और उसको समझाऊंगा भी तो आप समझेंगे भी उसको। और उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को सीखने में। और जो है बायोलॉजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीटेट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पार्ट साइंस में आता है, तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का है, इसमें आपको सीटेट के लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाएंगे। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको आज जो है स्टार्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? तो आपको रिएक्शन इसकी पता होगी। इसकी रिएक्शन क्या होती है? 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्या बनाता है? C6H12O6 और प्लस 6O2, ये फॉर्म करता है। ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। और इसमें आपको ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन क्या, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, H2O आवश्यक है, CO2 आवश्यक है, और यहाँ सनलाइट भी रहनी चाहिए। ठीक है, सनलाइट मतलब प्रकाश सूर्य का, इसको कहते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीजें आवश्यक है, लेकिन आवश्यक क्या नहीं है? ये आवश्यक नहीं। ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन को करवाने। ठीक है, तो पहला आंसर ये समझ में आ गया होगा। आयोडीन घोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया था? आयोडीन का घोल किस तरीके के परीक्षण, किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया? किसकी उपस्थिति का? आयोडीन का घोल कौन सी उपस्थिति को बताता है ये? तो ये कौन सी उपस्थिति को बताता है? स्टार्च की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, आगे आता है भोजन का पूर्ण पाचन। भोजन का पूर्ण पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? भोजन का पूर्ण पाचन आहार नाल के किस पार्ट में होता है? ठीक है, तो कहा पूरा पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत में होता है। स्टमक मत लिख देना, स्टमक इसका आंसर नहीं है। छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का मुख्य कार्य किसके पाचन में सहायता करता है? किसके पाचन में सहायता करता है बताएं आप लोग? किसके पाचन में ये सहायता करता है? जिसका नाम है लिवर द्वारा स्रावित रस, वाइल जूस, एल्कलाइन इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्षारीय इन नेचर होता है। ये किसको डाइजेस्ट करने के लिए करता है? तो ये फैट को डाइजेस्ट करने में काम आता है, फैट को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है अमरवेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरवेल जो है वो किसका उदाहरण है? अमरवेल एक जो है पैरासाइट की तरीके से काम करता है। जिस पौधे के ऊपर अमरवेल जो है ग्रो करती है, उस पौधे का जो है न्यूट्रिशन खींच लेती है। ठीक है, उसका न्यूट्रिशन खींच लेती है, दूसरे पौधे को खत्म कर देती है, तो एक तरीके से दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे परजीवी या पैरासाइट। ठीक है, अगला है मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी मुख्य एंजाइम पेप्सिन कहाँ सक्रिय होता है? पेप्सिन कहाँ सक्रिय होता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काम में आता है, और ये कहाँ होता है? स्टमक में पेप्सिन होता है। ठीक है, स्टमक में पेप्सिन होता है, तो अम्लीय माध्यम वाले आमाशय में, अम्लीय माध्यम वाले आमाशय में। ठीक है, यहां ये क्षुद्रांत मत लिखना है, यहां क्या रहेगा? अम्लीय माध्यम वाले आमाशय में, क्योंकि वहां पे HCl रिलीज होता है, और HCl जो है पेट के मीडियम को, जो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, वहां पे एंजाइम पेप्सिन वर्क कर पाता है।
तो HCl वहां बैक्टीरिया को भी किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है, साथ में मीडियम को अम्लीय बनाता है, जिससे कि वहां पे पेप्सिन काम स्टमक में कर पाता है, डाइजेशन में हेल्प कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके आगे का देखते हैं नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बच्ची पौधा है, कीट बच्ची पौधा कीड़ों को मारने वाला है, तो कौन सा, पिक्चर ब्लेंड, जिसको हम कहते हैं घटपर्णी। घटपर्णी है जो कीट बच्ची पौधा है, कीड़ों का भक्षण कर लेता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, स्कर्वी नाम का रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी स्कर्वी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है ये विटामिन, तो सब पूरी याद होनी चाहिए। भोजन में किसकी कमी के कारण घेंगा नामक रोग होता है, तो किसकी कमी से घेंगा नामक रोग होता है, घेंगा नामक रोग आयोडीन की कमी की वजह से होता है। घेंगा रोग, ग्वाइटर, जो जिसमें गले में स्वेलिंग आ जाती है, तो वो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, आगे है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले अंगुली नुमा प्रवर्ध दीर्घ रोम का क्या कार्य है। ठीक है, क्षुद्रांत आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले अंगुली नुमा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन होते हैं, एल्वली, एल्वली की विलाई, बताओ, एल्वली की विलाई, एल्वली नहीं होता, विलाई, विलाई छोटे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंग्लिश में विलाई कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, पचे हुए भोजन के अवशेषण हो तो क्षेत्रफल बढ़ाना, क्योंकि जो विल्ली होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन फूड का ज्यादा से ज्यादा हो पाए, भोजन का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा हो पाए। तो इस वजह से विल्ली दीर्घ रोम का कार्य रहता है। ठीक है, आगे है कोशिका और ऊतक में कौन से क्वेश्चन आते हैं, कोशिका का पावर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन रहता है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत पॉपुलर है ये माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल है। आगे आता है पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाली बाहरी परत कौन है, पादप कोशिका पौधों वाली कोशिका और जंतु वाली कोशिका को एक दूसरे से अलग कौन करता है, पौधों में सेल वॉल पाई जाती है और जीव जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई, तो अलग कौन करेगा, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, जो खुद के सेल को खा जाती है, खुद के सेल को खा जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं लाइजोजोम, लाइजोजोम कहते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैली वेरी इंपॉर्टेंट, लाइजोजोम। नेक्स्ट में एक कोष की जीव का उदाहरण कौन सा है, एक कोष की जीव अमीबा होता है। ठीक है, एक कोष की जीव अमीबा होता है, याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिर्फ सिंगल सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरा जो है जीव बन जाता है, एक कोष का ही पूरा जीव बन जाता, तो अमीबा है। पौधों में जल एवं खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा संबंध होता है, जल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद करने का तरीका क्या है, जल के लिए जाइलम और फूड के लिए क्या रहता है, फ्लोएम, फ्लोएम। तो कितना आसान याद करना, जा फॉर जाइलम और फा फॉर फ्लोएम। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, फा फॉर फ्लोएम। फूड का जो परिवहन होता है वो होता है कौन सा ऊतक करता है, फ्लोएम ऊतक, और जल का और मिनरल का, खनिजों का, उसका परिवहन कौन करता है, जाइलम। ठीक है, तो यहां आंसर कौन हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। पौधों में निर्मित भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, पौधों में निर्मित भोजन को पत्तियों से अन्य भाग तक, पत्तियों में फूड की प्रिपरेशन होती है, वहां पे जो है खाना तैयार होता है पत्तियों में पौधों का, और वही जो खाना है, जो भोजन है, वो जो है पूरे प्लांट में फैलता है और उसको ऊतक लेके जाते हैं। तो कौन सा ऊतक लेके जाता है, अभी बताया था, फ्लोएम ऊतक लेके जाता है। निम्नलिखित में से किससे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम प्रोटीन
फैक्ट्री। देखो राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम जो होता है ना रफ एंडोप्लाज्म, RER जिसको इंग्लिश में कहते हैं RER, और एक होता है स्मूथ SR। तो इनमें जो होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसकी सरफेस पे जो है क्या होते हैं ये राइबोसोम होते हैं, यही प्रोटीन की फैक्ट्री बोले जाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोले जाते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक है, कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली आनुवांशिक इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली क्रोमोसोम्स है, जीन्स है। ठीक है, केंद्र में पाई जाने, इन्हीं से जो है लक्षण हैं जो माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं। तो वो कौन सी इकाई है? गुणसूत्र क्रोमोसोम्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र में कौन सा रहता है? काकरोच तिलचट्टा में श्वसन के लिए शरीर के पार्श्व भाग में पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? श्वास रंध्र। ठीक है, श्वास रंध्र, छोटे छिद्र कौन से हैं? पार्श्व भाग में पाए जाने वाले श्वास रंध्र। ठीक है, केचुआ अपने शरीर के किस अंग द्वारा श्वसन क्रिया करता है? तो त्वचा द्वारा करता है, आर्द्र त्वचा द्वारा जो है श्वसन क्रिया करता है, आर्द्र त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, याद करते जाइए आप लोग। ठीक है, याद करते जाइए। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला वर्णक कौन है? ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है? हीमोग्लोबिन जाता है। जो ब्लड होता है ना, खून, उसमें आयरन होता है, वो ऑक्सीजन को फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है, और उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रेवल कराता है, उसमें परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो प्लेटलेट सहायक होती हैं। ठीक है, अगर विटामिन पूछ दी जाए तो कौन सी विटामिन जो है जो ब्लड का थक्का बनाती है? तो विटामिन के होती है। और यहाँ पे कौन सी पूछेगी? कोशिकाएं पूछेगी, कोशिका और जो है, तो कोशिका में कौन सा आंसर हो जाएगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन में अगर बात की जाए तो फिर वो विटामिन के होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला है अनऑक्सी श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमारी पेशियों में किसके जमाव में ऐंठन होती है? तो जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं या जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, वो लोग जब बहुत ज़्यादा भागते हैं तो उनका आपने सुना होगा कि क्रैम्प आ जाता है, बीच में वो लंगड़ाने लगते हैं या उनको बहुत दर्द होने लगता है। तो उस दौरान वो कई बार रिटायर भी हो जाते हैं, जैसे क्रिकेट जैसे गेम में। तो उनमें उनके उनके जो मसल्स में है, जो मांसपेशी है, वहाँ पे एक एसिड जो है, एक अम्ल उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वजह से क्रैम्प आ जाता है, दर्द होता है काफ़ी। तो वो कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। हमारी मांस में कौन सा जमाव ऐंठन होती है? लैक्टिक एसिड की वजह से। मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं, 2 निलय और 2 अलिंद। ठीक है, दाया बाया और दाया निलय बाया निलय, दाया अलिंद बाया अलिंद। ठीक है, तो ये होते हैं 4। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले मुख्य उत्सर्जन अंग कौन से हैं? कौन से हैं? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले, जो खराब पदार्थ है उनको हम फिल्टरिंग यूनिट क्या कहते हैं? फिल्टरिंग यूनिट नेफ्रॉन होती है। ठीक है, और वो जो है किडनी बनाती है। तो किडनी जो है, हमारी किडनी को ही हम वृक्क भी कहते हैं। उससे जो है ब्लड की क्लीनिंग होती है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, खून का प्यूरिफिकेशन होता है। तो उसमें कौन सा होता है? वृक्क यूज होता है। धमनी और सिरा में मुख्य अंतर यह है कि धमनियां जो है, धमनियां और सिराएं, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन किस में होता है? धमनियों में होता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। धमनियों में शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में रहता है? आर्टरी में, जिसको हम धमनियां कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में रहता है? जिसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, वो सिराओं में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या धमनी और सिरा के मुख्य अंतर क्या है? कि धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध शुद्ध रक्त हृदय से शरीर में ले जाती है। बिल्कुल सही है, ये आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पौधों में वाष्पोर्जन की दर को मापने या नियंत्रण करने वाले क्षेत्र कौन से? स्टोमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
दर को मापने नियंत्रण करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? स्टोमेटा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद करते जाइए साथ साथ में आप लोग, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिएगा, हाँ, ईस्ट में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि कौन सी है? अलैंगिक जनन की मुख्य विधि कौन सी है? बडिंग है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि कौन सी है? बडिंग है। बडिंग मतलब मुकुलन, बड्स निकल आते हैं, प्लांट जैसे प्लांट्स में होता है बडिंग, छोटे छोटे बड्स निकल आते हैं और फिर बाद में उनको हटा दो उस प्लांट से, पौधों से, और उनको अलग से लगा दो तो वो ग्रो भी कर जाते हैं, उनका प्रोग्रेस हो जाती है, नया पौधा बन जाता है। तो उस तरीके से ईस्ट भी है। ईस्ट में क्या होता है, उन बडिंग होती है, ईस्ट को हटा दो उस जगह से जहाँ पे बड निकल आए, उस बड से दूसरी जगह लगाओ तो दूसरा पौधा निकल आएगा। उसी तरीके से ईस्ट में भी जो है अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, उसका नर जनन अंग निम्न कौन सा है? तो नर पुंकेसर है। नर जनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। स्टेमन इंग्लिश में कहते हैं स्टेमन। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहता है? पॉलिनेशन या परागण। परागण कहते हैं परागकणों का परागकोश से एंथर से वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक ले पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण या पॉलिनेशन। इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नर और मादा युग्मक, जैसे इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूजन करते हैं तो एक प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसी तरीके से यहाँ पे नर और मादा युग्मक के संलयन से, जुड़ने से, फ्यूजन से प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको निषेचन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन हो जाएगा। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा भाग? पौधों में कौन सा भाग ऐसा है जो फल बनता है? तो वो होता है ओवरी, अंडाशय। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन पत्थर चटा, तो किससे द्वारा होता है? तने के द्वारा होता है, तने के द्वारा। ज्यादातर केसेस में तने के द्वारा होता है, कुछ केसेस में पत्तियों द्वारा भी हो सकता है, तो तना यहाँ पे ज्यादा सही है आंसर। ठीक है, मेढक के जीवन चक्र में टैडपोल के वयस्क में रूपांतरण को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। ठीक है, जीवन चक्र में टैडपोल के वयस्क में रूपांतरण मतलब टैडपोल छोटा है और वो वयस्क बनना है। ठीक है, छोटे से बड़ा बनना है, तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? कायांतरण कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बहुत पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, टैडपोल के कायांतरण हेतु जल में किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। अगला है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का क्या नाम है? बहुत पॉपुलर है, लैक्टोबैसिलस। बहुत पॉपुलर, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। दालों फलियों को की जड़ों को ग्रंथियों में वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु का नाम, मतलब नाइट्रोजन को जो है पौधों की जड़ों में स्थिर कर दे, नाइट्रोजन फिक्स कर दे। कहां पे? पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दे, तो वो कौन सा जीवाणु है? वो है राइजोबियम। ठीक है, डेंगू वायरस का वाहक, डेंगू वायरस का वाहक में कौन सा मच्छर है? एंडीज मच्छर, मादा एंडीज मच्छर। ठीक है, एनोफ्लिस जो है मलेरिया के लिए होता है, क्यूलेक्स जो हाथी पांव के लिए होता है, घरेलू मक्खी से हैजा वगैरह हो जाता है, तो ये अगर पूछा जाए तो मलेरिया। ठीक है, हाथी पांव, एलिफेंटिस कहते हैं, और ये हैजा वगैरह करता है। ठीक है, तो इसमें ये इनके आंसर ये हैं, इनके आंसर ये हैं, घरेलू मक्खी का हैजा, एनोफ्लिस का मलेरिया, हाथी पांव, मादा एंडी मच्छर से क्या होता है? डेंगू होता है। पेंसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन बहुत पॉपुलर है, ये
चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? तो एडवर्ड जेनर ने की है। चेचक बहुत गंभीर बीमारी है जिससे जो है वो काफी इन्फेक्शन भी उससे पहुंचता है, एक से दूसरे में बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाती है, खतरनाक है। पहले गांव के गांव समाप्त हो जाते थे चेचक से, अब उसकी जो है टीके लगने लग गए हैं। तो अब वो टीके की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की थी? वो है एडवर्ड जेनर। ठीक है। शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन बहुत पॉपुलर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। शर्करा का अल्कोहल, शुगर जो है या शक्कर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? किसमें कन्वर्ट हो जाती है? अल्कोहल में। ठीक है। तो वो प्रोसेस कौन सी है? फर्मेंटेशन, किण्वन। ठीक है, किण्वन कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रहे हैं आपको, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। और आपको जो है और लोगों में भी ये शेयर करना है जिससे सभी को लाभ मिल सके, आपके टेस्ट क्वालिफाई कर सकें। शुभकामनाएं हम बराबर देते हैं आपको, और आप मेहनत भी करते रहेंगे, हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी रहेंगी। और इसके बाद में जो लेक्चर्स आएंगे उसमें अभी मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी करा दिया है, अब आपकी चैप्टर वाइज चैप्टर लेक्चर शुरू होंगे। जैसे अगर फिजिक्स में देखें तो मोशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है ना। तो ऐसे चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सारे चैप्टर के जो है क्वेश्चंस आपको पर चैप्टर हम कराएंगे। तो आप इस लेक्चर को जो भी लोगों को नहीं पता है तो अगर भेजेंगे तो उनको ये जानकारी मिलेगी, और वो चैनल में और भी देखेंगे चीज़ों को तो समझ पाएंगे कि इस चैनल में क्या क्या कराया जा रहा है, और कैसे हमें इस चैनल को देख देख के और बाकी लोगों में शेयर करके सबकी हेल्प करनी है और अपनी हेल्प भी करनी है। तो उसमें आपको जुड़े रहना पड़ेगा। मानव शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन कौन सा है? अग्नाशय। यही तो पैंक्रियाज ही तो ऐसा है जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। आप जो शुगर खाते हो उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आजकल इंसुलिन बहुत कम रिलीज होता है लोगों में, ये काफ़ी गंभीर बीमारी है, डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है, जिसका फिर कोई जो है बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हम उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपने खान पान से और एक्सरसाइज से। ठीक है। तो पैंक्रियाज अच्छे से हार्मोन रिलीज करे, उसके लिए जो है हार्मोन कौन सा रिलीज करे? पैंक्रियाज। ठीक है। तो उसका हार्मोन्स का नाम क्या है? इंसुलिन। इसको याद करिए, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अग्नाशय करता है। मास्टर ग्रंथि का किस अंतःस्रावी ग्रंथि को कहा था? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। मास्टर ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं इंग्लिश में। संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक याद कर लीजिएगा। किसको? संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में जो है इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में वैसे भी पानी की कमी होती है, और वो पानी जो भी उनको मिलता भी उसको वो बचा के रखना चाहते हैं, तो वो किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए तो सूल या कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। आगे है, जंगलों की अत्यधिक कटाई से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? भैया अगर जंगलों में अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है? क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? O2 निकालते हैं और CO2 को ले लेते हैं। तो जब CO2 को कोई लेने वाले ही नहीं होंगे, पौधे ही नहीं होंगे, तो CO2 की अमाउंट क्या है? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नाम है CO2, इसकी अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है। हमारे शरीर में तनाव या आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए करो या मरो हार्मोन कौन सा है? कौन स्रावित करता है? तो एड्रेनलिन करता है, करो या मरो। एकदम से शरीर में तनाव या आपातकालीन स्थिति आ गई, हमारा शरीर जो है उस हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहा, तो उसको बैलेंस करने के लिए एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन है वही रिलीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको, एड्रेनलाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलकुंभी जैसे जलीय पौधे पानी में तैरने के लिए किस ऊतक का या अनुकूलन का उपयोग करते हैं? तो वायुतक या वायु गुहिका का यूज करते हैं। जलीय पौधे में तैरने के किस ऊतक के अनुकूलन का उपयोग करते हैं? जलकुंभी वाले पौधे, तो वायुतक या वायु गुहिका है।
अगला है जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों, पादप, जंतु, चीजों की विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये आज हमने आपको क्वेश्चन करवाए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे बायोलॉजी के दृष्टिकोण से। आप के जो साइंस का जो पोर्शन होता है उसमें तीनों ही पार्ट आते हैं, 10 बायोलॉजी के क्वेश्चन, 10 केमिस्ट्री के, 10 फिजिक्स के, तीनों मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। बाकी लोगों में भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, इसलिए क्योंकि जो हम वीडियो बनाएंगे चैप्टर बाई चैप्टर की जो सीरीज चलेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लेक्चर लगा होगा, कमेंट में लिख के बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोग जो है लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही हमारी कामना है, शुभकामना है। धन्यवाद।